कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो अभी जस्ट आपका 2 बजे बीपीएससी का जो 71वां प्रीलिम्स का परीक्षा है वह समाप्त हुआ है। तो हमारे पास अभी क्वेश्चन पेपर आए हैं, तो चलिए देखते हैं क्या सवाल पूछे गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पूछा गया है कि यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में जो है कितनी हो गई? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 72 वर्ष हो गई। जी हाँ, 72 वर्ष हो गई, जो कि 1990 में 58.6 वर्ष थी, वह 2023 में 72 वर्ष हो गई। अब देखते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो वह हुआ था आपका पेरिस में। ठीक है, पेरिस में वह आयोजित हुआ था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? तो वह जो ऑस्कर मिला था उन्हें पुअर थिंग्स के लिए। जी हाँ, पुअर थिंग्स के लिए उन्हें ऑस्कर मिला था। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है हमसे कि किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो वह जीता आपका कच्छ एक्सप्रेस ने जीता है। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है हमसे कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ? जी हाँ, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो प्राप्त हुआ वह एक से अधिक, इन तीनों में से जो है एक से अधिक को प्राप्त हुआ है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है कि आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? तो यहाँ देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो यह जो कथन है उपरोक्त में से एक से अधिक कथन जो है यह सही है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया के पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो यह उपरोक्त में से एक से अधिक हिस्सा है। अगला सवाल देखिए, मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो है यह डी जो है सही है क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है कि कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? तो होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जो जाना जाता है वह 27 जनवरी को जाना जाता है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है यहाँ पर कि बानू मुश्ताक को किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? तो इसका जो बुकर पुरस्कार मिला वो हार्टलैम्ब को जो है बुकर पुरस्कार मिला है। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है हमसे कि सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां जो है भारत को आवंटित की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो उनमें शामिल नहीं है? तो जो वह नदी जो शामिल नहीं है वह झेलम नदी शामिल नहीं है। बाकी जो रावी नदी है, सतलज नदी, यह सारी नदियां जो हैं शामिल की गई हैं सिंधु जल संधि के अनुसार। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है हमसे कि यूएनडीपी द्वारा जो विकसित, देखिए यहाँ पे सवाल बड़ा है कि यूएनडीपी के द्वारा जो विकसित क्षमता गरीबी माप CPM के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह चारों कथन में जो कथन सही है वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 कथन जो है वह बिल्कुल सही है। बाकी यह दोनों कथन जो है गलत है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो एक कथन और दूसरा कथन सही है, बाकी दोनों यह कथन जो है गलत है। ठीक है, 3-4 गलत है, 1 और 2 कथन सही है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछता है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल से सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो वह ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बासमती चावल जो है वह सही होगा। जी हाँ, बासमती चावल है वह शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में नहीं है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछता है हमसे कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है
कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? तो सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही है। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछता है कि 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत में सबसे अधिक जो है हिस्सेदारी थी? भारत से सबसे अधिक जो है हिस्सेदारी थी, तो वो ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड का जो हिस्सेदारी था वो भारत से सबसे अधिक था वैश्विक सेवाओं के निर्यात में। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कि यहाँ पर कौन सा कथन जो है गलत है? तो वह उपरोक्त में से कोई नहीं जो है यहाँ पर कथन जो है सही नहीं है। कोई भी इसमें से कथन जो है वह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सवाल होगा सही जवाब वो होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछता है कि किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया? तो इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 16 का वह राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान जो है यह सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 16। 17 नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 17 नंबर सवाल है कि 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क जो है सड़क की लंबाई थी? तो वह होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर सवाल की ओर। 18 नंबर सवाल है कि किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ के पहले किसान ब्याज अनुदान और शीर्ष पुनः भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे में निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है कि भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड को प्रस्तुत करते थे। अगला सवाल 19 नंबर सवाल कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वह कितना हो गया है? तो इसका सही जवाब होगा कि दिसंबर 2024 के अंत में तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है। अगला सवाल देखिए 20 नंबर सवाल यहाँ पूछ रहा है कि NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीबी के रूप में दर्ज किया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी की उपरोक्त में से एक से अधिक जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल 21 नंबर सवाल है यहाँ पर कि सूची 21 को जो है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका जो सही जवाब होगा 21 नंबर सवाल का होगा ऑप्शन नंबर सी। ए के सामने 2, बी के सामने 1, सी के सामने 4 और डी के सामने 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब 21 नंबर सवाल का। अगला सवाल देखिए 22 नंबर सवाल हमसे पूछता है कि वार्षिक PLFS 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा सही जवाब है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर कि वर्ष 2021-22 के बाद शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर जो है वह अधिक वृद्धि में हुई हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ 23 नंबर सवाल की ओर। 23 नंबर सवाल हमसे पूछता है कि निम्नलिखित में से क्या जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब अटल इनोवेशन मिशन जो है वह परिणाम नहीं था। जी हाँ। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि देश के सकल मूल्य वर्धित यानी कि GVA में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020 और 21 में जो है डैश से बढ़कर 2022-23 में डैश हो गई है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जो है 27.3% से लेकर 30.1% तक हो गई है। अगला सवाल देखिए 25 नंबर सवाल कि भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है?
तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए थोड़ा सा यहाँ नीचे दिए गए कोड सम्मिलित करना है। तो इसका जो सही जवाब होगा 25 नंबर का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है कि भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में जो है वह केंद्रित है। अगला सवाल देखते हैं 26 नंबर सवाल की ओर। 26 नंबर सवाल हमसे पूछता है कि बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य यहाँ पूछ रहा है। तो उसका जो प्राथमिक उद्देश्य है 26 नंबर सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कि ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुँचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह जो है प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल 27 नंबर सवाल कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं जो है घटक नहीं है। अगला सवाल देखिए 28 नंबर सवाल कि 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही कथन है उपरोक्त में से एक से अधिक जो है सही जवाब होगा। अगला सवाल 29 नंबर सवाल की ओर। 29 नंबर सवाल हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। कथन इस प्रकार से हैं, उस पर विचार किया जाए। इसका जो सही उत्तर चुनना है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कि 1 और 2 जो है सही है। जी हाँ कि बिहार में युवा जनसंख्या के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। और ऑप्शन नंबर बी कि बिहार का जनसांख्यिकी लाभांश जो है 2041 के आसपास जो है चरम पर होने की उम्मीद है। अगला सवाल 30 नंबर सवाल देख लीजिए। 30 नंबर सवाल पूछता है कि PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार के महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी कि अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती हैं। अगला सवाल देखते हैं 31 नंबर सवाल कि लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है वह किसके में। तो लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में जो है निहित है। अगला सवाल 32 नंबर सवाल कि भारत का महान्यायवादी के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर। तो वह राष्ट्रपति को विधिक मामलों में जो है परामर्श देता है। भारत का जो महान्यायवादी है वह राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ पे 33 नंबर सवाल की ओर। 33 नंबर सवाल पूछ रहा है हमसे कि भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में आते हैं। तो जो समवर्ती सूची में आता है वह कृषि का आय जो है वह समवर्ती सूची में आता है। अगला सवाल अच्छा यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो मैंने बताया बी जो है सही जवाब है कि केवल 1 और 4 सही है। देखिए 1 और 4 जो है सही है यानी कि वन्य जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण सही है, बाकी यह दोनों जो है गलत हैं। ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है यहाँ पे जो गलत हैं। बाकी जो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है 1 और 4 सही है, बाकी 1 और 4 2 और 3 जो है गलत है। अगला सवाल 34 नंबर सवाल की ओर। 34 नंबर सवाल हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कि 2 और 4 जो अनुरूप में नहीं है यानी कि समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार जो है वह गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। अगला सवाल देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 6ठी अनुसूची यह जो है युग्म जो है सुमेलित नहीं है। अगला सवाल 36 नंबर सवाल की ओर कि केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो जो कथन है आपके कुछ इस प्रकार से हैं, 1 और 2 कथन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी देख लीजिए, केवल 2 सही है। सही कथन कौन सा है कि प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति और द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर
आवंटित किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। अगला सवाल 37 नंबर सवाल की ओर। 37 नंबर सवाल हमसे पूछ रहा है कि राज्य विधिका की कार्रवाई के बारे में क्या सत्य है। तो इसका जो सही जवाब होगा 37 नंबर सवाल का वो ऑप्शन नंबर बी, कि विधिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं 38 नंबर सवाल की और 38 नंबर सवाल हमसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान जो है मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे कुछ इस तरह से दिए गए हैं। 1 में कह रहा है कि सामान्य जन को हित संरक्षित हो, इस तरह से जो है 4 पॉइंट दिए गए हैं। अब इनमें से कौन सा पॉइंट जो है सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी की केवल एक सही है, यानी कि सामान्य जन का हित जो है संरक्षित हो, यह सही है। बाकी यह तीनों जो है यहाँ पे गलत हैं। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है। ऑप्शन ए मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, संसद विधि द्वारा या फिर संघीय कैबिनेट के द्वारा। तो 39 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, कि संसद विधि के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देख लीजिए 40 नंबर सवाल। यहाँ 40 नंबर सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कुछ इस प्रकार से हैं, 4 कथन दिए गए हैं और इसका जो सही जो है यहाँ पर इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं, तो केवल 4 नंबर सही नहीं है कि स्थगत सदन के नेता द्वारा अकेले दिया जा सकता है, यह कथन सही नहीं है। बाकी यह तीनों कथन जो है सही है। अगला सवाल देख लीजिए 41 नंबर सवाल कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है। तो जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, कि राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग जो है वह अधिकृत है। अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ 42 नंबर सवाल हमसे पूछ रहा है कि सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना जो है सहयोग करती है, किसका सहयोग करती है। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योग में, निर्यात में या फिर घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। तो जो आत्मनिर्भर भारत जो 42 नंबर सवाल है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए सी, कि 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 पूछ रहा है हमसे कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है इसका जवाब मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इन चारों में से कौन सा उत्तर जो होगा सही होगा 43 नंबर सवाल का। अगला सवाल देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 पूछ रहे हैं हमसे कि निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है। तो जो निंदा प्रस्ताव के बारे में यह सत्य है कि यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार का क्षेत्र में आता है। तो 45 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है यह सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए 46 नंबर सवाल कि कांग्रेस के किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था। तो वह नेता जो थे वह थे लाला लाजपत राय जो हैं वह नेता थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ पे 47 नंबर सवाल कि दिल्ली के उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर जो है लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर जो है बम फेंका था। ठीक है, अगला सवाल देखिए 48 नंबर सवाल यहाँ पे 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला था। तो इसका सही जवाब होगा हरदयाल को मिला था। जी हाँ, प्रोफेसर बनने का दर्शन शास्त्र का कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में।
अगला सवाल 49 नंबर सवाल है हमारा कि MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। तो वह किसने बढ़ावा दिया था? तो वह थियोडर बैक ने जो है बढ़ावा दिया था। अगला सवाल देख लीजिए, द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, या फिर ऑप्शन नंबर डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो जो यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था वह किसने किया था? तो वह किया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो हमने यहाँ पे टोटल 50 सवाल किए। अगले वीडियो में हम 51 से लेके आपका 150 सवाल तक कराएंगे। तो अगर आपको यह पूरा अच्छा लगा होगा कि हमने बहुत अच्छे डिस्कस किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में जस्ट अभी। धन्यवाद।